मयूरेश जोशी को भी जोड़ लेते हैं और उनसे पूछते हैं फिर इस रिवर्सल को कैसे पढ़ना चाहिए। पूरी तरह से तो आया नहीं है, अभी भी हम 100 पॉइंट नीचे 18,300 के आसपास। मयूरेश, आज का पूरा सेशन आपने कैसे एनालाइज किया ये बताइए, क्योंकि सुबह में वो जापान में शायद पॉलिसी चेंज हो सकता है आगे, जो बयान देखने को मिले हैं बैंक ऑफ जापान के हेड की तरफ से कि बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी उस इकोनॉमी में बनती हुई दिखाई दे रही है और नेगेटिव इंटरेस्ट रेट वाले सिनेरियो को छोड़ शायद ये रेट हाइक की तरफ आएंगे, लेकिन वो देखना होगा कि इकोनॉमी की स्थिति क्या है। तो वहां पर कोई क्लियर कट डायरेक्शन नहीं है कि कब वो स्टांस चेंज होगा, लेकिन हो सकता है, उसकी तैयारी की है। ये कारण था सुबह पिटने का, लेकिन ये रिकवरी के पीछे कारण क्या है? So very good afternoon, Harshita ji. Good afternoon, Viru ji, and good afternoon to everyone on the panel. तो जो obvious reaction थी, और absolutely right, I think सुबह जो Bank of Japan की minutes आई meetings की, that's proved the markets. But जो yield cost curve control उन्होंने किया है, जो long dated paper है, जिसे हम 10-year paper कहते हैं, वो पहले 25 बिप्स का एक टॉलरेंस बैंड था, 0% का उन्होंने अभी भी मेंटेन किया है, वो 50 बिप्स किया है। आई थिंक रीजंस टू फोल्ड थे। एक, जैसे आपने राइटफुली कहा, जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है, पूरी दुनिया रेट्स बढ़ा रही है और जापान ने रेट्स कांस्टेंट रखे हैं। जापान इज अ कंज्यूमिंग इकोनॉमी, हर्षदा जी। आई थिंक काफी कुछ उनके यहाँ पे इंपोर्ट होता है और इसलिए विद इंटरेस्ट रेट्स गोइंग अप, imported inflation is hitting them very, very hard at this point of time. If they do not increase interest rates, कंपनीज को कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है और इसके लिए आई थिंक जो आप एक ग्रोथ देखते हैं कॉर्पोरेट अर्निंग्स में, वो सीमित दायरे में रहती है। Because of this whole reasons में deflationary situation में जापान था for all this while, they'll have to lose that policy somehow और थोड़ा inflation aspect शायद अपनी इकोनॉमी में लाना पड़े। तो कहीं ना कहीं आई थिंक मार्केट्स हैव गॉट स्पूक्ड बिकॉज ऑफ दैट। अगर ब्याज दरें बढ़ाती है जापान, जो अभी तक उन्होंने संकेत बिल्कुल नहीं दिया है, तो दे आर स्टिल मेंटेनिंग शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स negative 0.1% पर रहेंगी। लॉन्ग टर्म रेट्स शुड बी क्लोज टू अराउंड 1% तो 0%। तो कहीं ना कहीं आई थिंक अगर रेट बढ़ते हैं, आई थिंक दैट इज व्हाट द मार्केट इज फियरिंग और सेल ऑफ के लिए, क्योंकि जो येन कैरी ट्रेड होता है हर्षदा जी, आई थिंक दैट विल स्टार्ट रिवर्सिंग एंड इफ दैट प्रॉब्ली स्टार्ट्स रिवर्सिंग, काफी कुछ इंपैक्ट दिख सकता है ग्लोबल करेंसीज के ऊपर एंड कॉरस्पॉन्डिंगली इक्विटी मार्केट्स के ऊपर। आई थिंक दिस इज प्रॉब्ली द समरी of what has happened आज सुबह के मीट के वजह से, which has probably spooked the market at this point of time. But statements बहुत clear है, मुझे नहीं लगता I think rate hikes कुछ होंगे अभी, because that will probably entail a huge headwind और एक शायद एक cycle of events चालू हो जाए, the yen carry trade reverses at this point. मयूरेश, अगर आपने इस समय एक स्टांस लेना हो नया निवेश का, प्राइवेट वर्सेस द पीएसयू बैंक, और पीएसयू बैंक आपको याद होगा एक हफ्ते पहले क्या तगड़ी तेजी देखने को मिली थी, एक बहुत स्टेला रन देखा गया था, चाहे वो यूको हो, आपका पीएनबी हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, एसबीआई भी उसमें पार्टिसिपेट करने लगा और फिर मुनाफा वसूली के हाथ आते हुए दिखाई दिए। इस समय इस डेटा पॉइंट के आधार पर अगर आप ट्रेड ले रहे हैं, किसकी तरफ आपका रुझान है, निजी या सरकारी बैंक, और कौन से स्टॉक्स होंगे? It largely will be a mix. मैं आपको रीजनिंग बताता हूँ क्यों। जैसे मोटा भाई ने कहा, एक ऑब्वियस इंटरेस्ट रेट कर्व जैसे ऊपर जा रही, जैसे ब्याज दरें बढ़ रही है, ऑब्वियस रिएक्शन होता है बैंक्स का कि पहले लेंडिंग रेट्स बढ़ाते हैं। तो आई थिंक जो फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर में हमने देखा विद राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो कि इंटरेस्ट रेट्स ऑन द लेंडिंग साइड यानी लोन की तरफ बढ़ चुके हैं। अभी जैसे आई थिंक लोन ग्रोथ इनको सस्टेन करनी हो, कहीं ना कहीं आई थिंक डिपॉजिट भी मोबिलाइज करने पड़ेंगे बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट साइकिल जो बढ़ रहा है, डिपॉजिट रेट्स भी इनको बढ़ाने पड़ेंगे। तो आई थिंक जो सेकंड हाफ है इसमें जो ब्याज दरों में वृद्धि दिखेगी, काफी बैंक्स ने क्वार्टर 2 के नतीजों में भी कहा था कि जो निम्स है ये नॉर्मलाइज लेवल पे रहेंगे फ्रॉम द सेकंड हाफ एंड फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एज वेल। तो एक एक्सपोनेंशियल राइज जो निम्स में देखा था वो मॉडरेट होगा इन द सेकंड हाफ इटसेल्फ। नाउ द क्लासिकल आर्ग्यूमेंट फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो बिल्कुल अंडर वैल्यूड थे और जिनका एक स्टुपेंडस रन हमने देखा था, कहीं ना कहीं आई थिंक मॉडरेशन ऑफ निम्स एक सिस्टम के लिए तो होंगे ही होंगे, बट कैपिटल एडिक्वेसी आल्सो बिकम्स अ ह्यूज इशू। आई थिंक जो एग्जिस्टिंग डिपॉजिट और कासा बेस है काफी मिड कैप पीएसयू बैंक्स का, दैट विल नॉट बी सफिशिएंट इनफ टू फ्यूल जो लोन ग्रोथ कर पा रहे थे पहले 2 तिमाहियों में। तो कहीं ना कहीं आई थिंक देखना पड़ेगा कि ये मिड कैप पीएसयू का परफॉर्मेंस सेकेंड हाफ में कैसे रहता है। ये 2 की पैरामीटर्स पे जो डिफाइन करेगा इनके रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन एसेट्स। Having said that, मुझे लगता है I think within the private space, banks like ICICI Bank, HDFC Bank,
यहाँ पे जो फ्रेंचाइज है, स्पेसिफिकली जो लायबिलिटी फ्रेंचाइज की हम बात करते हैं, वो काफी स्टेबल है, कैपिटल एडिक्वेसी काफी तगड़ी है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, विच मीन्स की लोन ग्रोथ अगर इनको करनी भी हो एट द पेस दैट दे रिक्वायर, इनके पास वो रिसोर्सेस है और कैपिटल स्ट्रेंथ है इसको प्रोपेल करने के लिए। निम्स ऑब्वियसली मॉडरेट होंगे, बट रिटर्न रेशियोज विल स्टिल बी अ लिटिल बिट सुपीरियर। ऑन द पब्लिक साइड, स्टेट बैंक की जो एक फ्रेंचाइजी है और जो एक कैपेबिलिटी है डाइजेस्ट करने के लिए, एंड एज वेल एज देयर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एज वेल, मुझे लगता है एक स्ट्रांगली प्लेस्ड है विद इन द पीएसयू काउंटर पार्ट। काफी पीएसयूज रैप हो चुके हैं, पुलबैक्स की राह देखनी पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम स्टेट बैंक, मुझे लगता है ब्रॉडर यूनिवर्स में बैंक्स लाइक बैंक ऑफ बड़ौदा अगर पुलबैक करते हैं तो, और मझोली बैंकों में इंडियन बैंक अगर पुलबैक देते हैं तो थोड़ा भी स्पेसिफिक होना पड़ेगा विद इन द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल यूनिवर्स। वी स्टिल फाइंड इट अट्रैक्टिव, बट यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक ऑन दिस एस्पेक्ट्स। मयूरेश जी, क्या व्यू रखेंगे? मैं लिटरली, अगर आप देखें मेटल्स पे कोई व्यू नहीं बना पा रहा हूं। मैंने आप किसी भी इंडेक्स को देखकर शायद एक व्यू बना लेते हैं चार्टिकली, बट ये इंडेक्स रिट्रेस होने को तैयार नहीं है किसी भी नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस में, स्पेशली चाइनीज फैक्टर को देखते हुए। नहीं, एब्सोल्युटली वीरू जी, आई थिंक आई एग्री विद यू टोटली। आई थिंक जो मूव्स आ रहे हैं ऑन द टेक्निकल फ्रंट, प्राइस फॉर्मेशंस पे, आई थिंक थोड़े परप्लेक्सिंग और सरप्राइजिंग है, क्योंकि जितने भी न्यूज फ्लो है सराउंडिंग द सेक्टर एज अ होल, आई थिंक काफी एनकरेजिंग है नहीं। एलएमई के आप प्राइसेस देखे, वो फेरस यानी स्टील कंपनी, स्टील प्राइसेस हो, एचआरसी, सीआरसी, नॉन फेरस हो, एल्यूमिनियम, कॉपर, सारी कीमतें आई थिंक एक लोअर लेवल पे आ चुकी है। डिमांड एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा स्लो ही रहेगा, बोथ बिकॉज ऑफ रिसेशनरी फियर्स यूरोप में, नॉर्थ अफ्रीका में और चाइना में जैसे कोविड केसेस चल रहे हैं, वहां पे भी आई थिंक थोड़ा इंटरनल कंजम्पशन थोड़ा कम ही होने वाला है। इन्वेंट्री लेवल्स बिल्कुल थोड़े कम हो चुके हैं अक्रॉस द ग्लोब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट अगर डिमांड ही सॉफन होने वाली है तो लार्जर इन्वेंट्रीज रखे कोई मतलब नहीं रहता। तो आई थिंक इवन आई एम परप्लेक्स विद द मूव, बट हमें लगता है आई थिंक अगर हम बिग पिक्चर रखें एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तो थोड़ा एक न्यूट्रल स्टांस रखना चाहिए मेटल सेक्टर पे। अभी भी ट्रेडिंग मूव्स बिल्कुल रह सकता है, आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट, बट फंडामेंटली मुझे लगता है आई थिंक द सेक्टर इज स्टिल नॉट आउट ऑफ द वुड्स। कैसे मैक्रो डेटा पॉइंट्स प्ले आउट होते हैं ये निर्भर करेंगे अगले 2 क्वार्टर में, और जब पेसिमिज्म एट द हाईएस्ट होती है, जो मुझे लगता है आई थिंक वंस द रिसेशन फियर्स और एक्चुअलिटी में प्ले आउट होंगे अगले 1-2 क्वार्टर में, तब प्ले आउट हो मेटल कंपनी के शेयर्स पे, वॉल्यूम्स पे, प्राइसेस पे, तब मुझे लगता है सेक्टर को देखा जाता है। तो एग्जैक्टली रिवर्स होता है फंडामेंटली, बट ट्रेडिंग के हिसाब से बिल्कुल आई थिंक आई एम स्टिल परप्लेक्स विद द मूव्स इट इज शो। अब आते हैं मिड कैप फंडा की ओर, और हमारे साथ मयूरेश तो तैयार बैठे ही हैं। तो बिल्कुल अच्छा आई थिंक एफएमसीजी इज वन सेक्टर वेयर वी फील अभी भी थोड़ी स्टेबिलिटी रहेगी मार्केट वॉलेटिलिटी में। मैरिको इज समथिंग दैट आवर ट्रेडर्स मिड टीम इज लाइकिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। 2-3 की रीजंस। एक, अगर आप उसका जो की सेगमेंट है हेयर ऑयल्स का, पैराशूट एंड वैल्यू एडेड हेयर ऑयल्स, दोनों में जो इनपुट कॉस्ट है वो अच्छी खासी कम हो चुकी है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। वॉल्यूम ग्रोथ जो टेपर कर रही थी पहले हाफ में और पिछले वर्ष में भी, दैट शुड स्टार्ट रिकवरिंग, क्योंकि प्राइस कट्स इन्होंने लिए, क्योंकि कोपरा की कीमतें ही अच्छी खासी नीचे आई है। दैट शुड ड्राइव वॉल्यूम ग्रोथ क्वाइट सिग्निफिकेंटली। जो सफोला का जो प्रीमियम एडिशंस है वहां पे अच्छी खासी ग्रोथ इन्हें दिख रही है, बहुत अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में, और इसलिए मैनेजमेंट का कहना है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ हो सकती है सेकंड हाफ के लिए, ये मिड सिंगल डिजिट्स में हो सकती है, यानी 5 और 7%, इवन 6 and 8% के बीच में वॉल्यूम ग्रोथ होने की उम्मीद है। जो मार्जिन में दबाव दिखा था, दैट शुड नॉर्मलाइज एंड कम बैक टू 18 to 19% ऑन द EBITDA फ्रंट, और ग्रोस मार्जिन पे भी 45% के ऊपर का एक अच्छा खासा इजाफा देखना चाहिए। थर्ड बट नॉट द लीस्ट, आई थिंक विद इंप्रूव्ड कैश फ्लोज दैट कम थ्रू, जो डिविडेंड यील्ड कंपनी मेंटेन करके 1.25-2% के आसपास एक बहुत सिग्निफिकेंट अक्रीशन देती है फॉर मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स, और इसलिए हमें लगता है आई थिंक मैरिको इज वन ऑप्शन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लुकिंग एट द मार्केट कंडीशन। और जो रिकवरी हम उम्मीद कर रहे हैं सेकंड हाफ से रूरल इकोनॉमी में, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड इलेक्शंस अराउंड द कॉर्नर विद एमएसपी इंक्रीजेस, FMCG companies definitely focus पे रहनी चाहिए। So Marico is one of our picks at TraderSmith. टारगेट 590, स्टॉप लॉस 500। क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक हमारे क्लाइंट्स को रिसर्च नोट थ्रू गया है, मेरी पर्सनल होल्डिंग बिल्कुल नहीं। ओके, तो मैरिको में एक अपॉर्चुनिटी आप क्लियरली कह रहे हैं, तेजी की तरफ पकड़े ये एक स्टॉक जहां आगे आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। मयूरेश जी, आपका कन्विक्शन आइडिया, मैं एग्जैक्टली आपसे एक BTSC ट्रेड तो नहीं पूछ सकता, लेकिन फिर भी इस बाजार में शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए आपका इस वक्त का कन्विक्शन ट्रेड। तो वीर जी, हम हमेशा डिस्कस करते हैं ये सेगमेंट में, जो हमारी एक स्क्रीनर है मार्केट्स विद इंडिया में, न्यू RS हाई आफ्टर 4 year डिक्लाइन, इसमें इंजीनियर्स इंडिया
उभर के आ रहा है। 2-3 चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है ये फिल्टर थ्रू और ये जो स्टॉक दर्शा रहा है। एक जो ऑर्डर इनफ्लोज है ये अच्छे खासे बढ़ सकते हैं। तो आई थिंक जो हम कैपिटल गुड्स की बात कर सकते हैं, करते आए हैं फॉर द पास्ट सो मेनी क्वार्टर्स, अगर हम एक्सटेंड करें टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, रोड कंपनीज, ईपीसी प्लेयर्स एंड कोल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, यहाँ पे ऑर्डर मोमेंटम काफी तगड़ा हो सकता है। तो ऑर्डर फ्लोज एक बहुत अच्छे होने की उम्मीद है अगले कुछ क्वार्टर्स में विद गवर्नमेंट केपेक्स एंड इलेक्शंस अराउंड द कॉर्नर। दूसरा, इबिटा मार्जिन्स में स्टेबिलिटी रहने की पूरी उम्मीद है 11 और 12% के बीच में। कंसल्टेंसी रेवेन्यू ग्रोथ और कंसल्टेंसी की इबिट मार्जिन्स शुड इंप्रूव सिग्निफिकेंटली गोइंग फॉरवर्ड। जो टर्नकी सेगमेंट है वहां पे भी आई थिंक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए। जो वर्किंग कैपिटल डेज है और जो ऑपरेटिंग कैश फ्लोज है इसमें ठीक ठाक इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। एंड जनरली आई थिंक जो डिविडेंड यील्ड देती है वीरू जी 3.5% की, ये एक अच्छा खासा एक बैकबोन बन के रहती है और एक प्राइस को सपोर्ट करती है एट लोअर लेवल्स। आरएस स्ट्रेंथ ऑन दी एमएसआई एप्लीकेशन जो मोनील लेंस पे होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग ठीक ठाक है। हमें लगता है आई थिंक इंजीनियर्स इंडिया एक अच्छा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मोमेंटम या विकल्प हो सकता है।